So first I'll introduce you, then you can start, okay? श्योर श्योर। शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की वक्ता है डॉक्टर सुनीता निकुम। डॉक्टर सुनीता एक अनुभवी होम्योपैथिक मनोचिकित्सक और शिक्षाविद है। उन्होंने MD होम्योपैथ और PhD स्कॉलर की उपाधि प्राप्त की है और जेरियाट्रिक देखभाल में फेलोशिप भी हासिल की है। आज वह हमें होम्योपैथिक मनोचिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के बारे में बताएंगी। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में आमतौर पे बिहेवियर रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देता है उसमें होम्योपैथी का कितना स्कोप है, कितनी उपयुक्तता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने ये सब अब तक ये विषय पहुंचाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं। तो फिर मैं पहले ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक से हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि ये बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या होता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर के बच्चों में आम तरीके के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और ये चिल्ड्रन एज ग्रुप में कितना उसका प्रिवेलेंस है। प्रिवेलेंस यानी कितना अवेबिलिटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस या कितना मॉर्बिडिटी या क्लिनिकल कंडीशंस हमको दिखाई दे रहा है। खास करके मैं जब मैं रेफरेंस देती हूँ फिगर्स की, स्टैटिस्टिकल फिगर्स की, तो मैं इंडिया में आमतौर पे बच्चों पे कितने प्रतिशत बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने मिलते हैं, ये फिगर मैं स्टैटिस्टिकल फिगर दूंगी। हम होम्योपैथ्स है, तो जो कोई भी ये बिहेवियरल एक्सप्रेशंस आते हैं उनमें से कॉमन एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे। और जैसे कि होम्योपैथी हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये कॉमन और डिसीज रिलेटेड एक्सप्रेशन से कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब करते वक्त एज अ होम्योपैथ अब हम सबको क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम मैनेजमेंट करते हैं ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का, और खास करके बच्चों में। क्योंकि बच्चों में ऐसे होता है कि उनकी जो उम्र है, उम्र जैसे बढ़ती है उनके अलग अलग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या उसके लक्षण जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला हम जानना चाहेंगे कि ये बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्म है हम काफी लूजली या काफी फ्रिक्वेंटली भी यूज करते हैं। तो बिहेवियर किसे कहते हैं कि इट इज अ वे द पर्सन और एनिमल एक्ट्स, कंडक्ट देमसेल्फ इंक्लूडिंग देयर रिएक्शन एंड मैनरिज्म, यानी आपकी कृति, ये आप किस तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हो खुद को। जब आपका रिएक्शन भी आता है या कोई आपकी आदत भी जो होती है कि ये कुछ इंडिकेट करती है, तो इन सबको हम लोग बिहेवियर कह सकते हैं। यानी व्यक्तिमत्व का बहुत अहम हिस्सा है कि आपकी कृति, यानी जिस तरीके से आप बात करते हो, बोलते हो, जेस्चर्स करते हो, रिएक्ट करते हो, ये सब बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। जब हम बोलते हैं कि हम मतलब एनिमल और ह्यूमन में इस तरीके का अलग अलग बिहेवियरल के एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि थोड़ा एनिमल में किस तरीके का बिहेवियर हम देख सकते हैं। अभी ये जो कॉमन एनिमल है, ये आप सबने बहुत ही तुरंत पहचान लिया होगा कि ये हेड्रा है। ये यूनिसेल्युलर प्राणी है, और हेड्रा को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो अपनी खुद की बॉडी को ही अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन में वो लाके ये करता है। ये हेड्रा ऐसा क्यों करता है? तो हेड्रा को एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है। दैट मीन्स कोई भी कृति या कोई भी बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ एक्शन या पर्पस ये होती ही होती है। तो अगर जो एनिमल के साथ है, तो हम जो ह्यूमंस है, हम जो आदमी इंसान है, हमारे साथ भी ऐसा होता है क्या? हम भी इस तरीके के पर्पस के साथ अपनी कोई भी कृति करते हैं क्या? तो हाँ, इसका जवाब फिर हमको ये आगे के प्रेजेंटेशन में मिलेगा कि जब हम कोई भी कृति कहते करते हैं, हम खाली कृति कर लेते हैं या हम सोचते भी है कोई कृति करने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, या पहले हम सोचते हैं
और बाद में कृति करते हैं, या हमें जब लगता है तब हम कृति करते हैं? जरा गौर से सोचिएगा, ये जो तीनों में सेंटेंसेस जो बोल रही हूँ वो काफी अलग अलग है, क्योंकि यही जो सेंटेंसेस है ये हमको आगे की दिशा बताएंगे कि ये इंसान का बिहेवियर, उसकी कृति जो है या मैनरिज्म है, ये किस तरीके से है, और बच्चों के साथ हमें क्या देखने को मिलता है। तो यस, कि इंसान भी इस तरीके की जब अगर कृति करते हैं तो वो कृति करने के पहले या तो पहले सोचते हैं, वो महसूस करते हैं, या कभी कभार वो पहले कृति भी कर लेते हैं। यानी जैसे कि समझो हम रास्ते पे चल रहे हैं और अपने रास्ते के जो हम रोड है, रोड पे किसी ने डोरी डाल दी या रस्सी डाल दी, तो हम तो पहले देखेंगे नहीं, अरे क्या वो रस्सी क्या है या है। तो जैसे ही हम लोग कुछ तो ऐसा वो देखते हैं, हम भागना चालू करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं। तो ये हमारी एक्शन पहले आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा ये सांप है, यानी हम रस्सी को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर पहले भागते हैं। बराबर है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर किसी के साथ अपना कुछ अनबन हो जाती है और फिर हम बात नहीं करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है नहीं बाबा मेरा ही कुछ तो गलती हुआ रहेगा, और फिर हम उससे बात नहीं करना चाहते या उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें लगता है जरूरी नहीं कि वही चीज होती हो। बराबर है। तो उसकी वही वो मेंटल स्टेट भी जो है ये अपनी कृति या अपना बिहेवियर डिसाइड करता है। और तीसरा है सोचना, यानी भले चीज वैसे नहीं है जैसे दिख रही है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक वो चीज हमें इतनी तकलीफ नहीं देती है। जब हम सोचना चालू करते हैं तो ये जो चीज होती है या ये जो विचार रहता है उसका अलग ही स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो जब हम बिहेवियर किसी इंसान का बोलते हैं कि अगर उसके एक्शन में या उसके बोलने में या उसके महसूस होने में एक अगर परसिस्टेंट पैटर्न है, कंसिस्टेंट पैटर्न है, तो ये सब जो चीज है ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। और ये जो पैटर्न है वही इंसान की पर्सनैलिटी भी डिसाइड करती है। तो फिर ये बिहेवियर है क्या? तो हम उसको कब नॉर्मल कहेंगे, कब एबनॉर्मल कहेंगे, ये भी तो हमें जानना चाहिए ना, क्योंकि हर किसी मतलब अपना भारत इस तरीके का देश है कि 30 राज्यों में अलग अलग तरह की प्रकृतियां है, रहन सहन अलग है, विचार करने का तरीका अलग है, कल्चरल बिलीव्स, फेस्टिवल्स अलग है। तो ये सब उसमें अलग अलग जाति धर्म के भी लोग हैं। तो कोई चीज कैसे हम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी हम आज की ये प्रेजेंटेशन से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है ये बच्चों में, उसकी अवेबिलिटी या प्रिवेलेंस इस सोसाइटी में कितना है। लगभग अगर हम बच्चों की बात करते हैं, यानी बच्चा एज ग्रुप जो है, चाइल्डहुड एज ग्रुप, वो 0 से 18 इयर्स तक कहा गया है। तो उसमें जो रेंज बताई गई है कि इन 2.6% से लेके 35.6% तक बच्चों में ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर से ये देखने को मिल सकता है। अभी ये जो परसेंटेज है उसमें जो बिहेवियर संबंधित जो इलनेसेस है, ये है उसमें कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, वो भी उसका रेंज है 2 से लेके 10 तक हो सकता है। ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर भी हम किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, कौन से क्लास ऑफ पीपल के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा सोशो इकोनॉमिक स्टाटा के बारे में बोल रहे हैं, ये सब जो है ये मायने रखता है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जिसको अति चंचलता या चंचलता भी कहा जाता है, ये लगभग 5.3 से लेके 10.8% तक बच्चों में दिखाई देता है। पीयर रिलेशनशिप, यानी हम उम्र के बच्चों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई देते हैं कि जिसका प्रिवेलेंस कम से कम 6% है। इमोशनल प्रॉब्लम कि जैसे जैसे हम एज थोड़ा एडवांस कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो इमोशनल प्रॉब्लम की भी जो मात्रा रहती है, ये कम से कम 9.5 से लेके 14
2 तक रहता है। यानी ये सब भी जो बच्चे हैं, ये कभी ना कभी हम एज़ अ होम्योपैथ हमारे पास आए होंगे, आएँगे, लेकिन हमें उनको पहचानना है कि ये किस तरीके की बीमारी है और उसका होम्योपैथी के साथ कैसा इलाज कर सकते हैं। और इन सभी बीमारियों का पहला लक्षण किसी इंसान का कृति, बर्ताव या बिहेवियर ही होता है। तो हम थोड़ा फैक्ट्स भी जानेंगे कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जैसे प्रिवेलेंस समझा है कि उसमें और क्या फैक्ट्स ये बिहेवियरल डिसऑर्डर के रहेंगे। जिनमें जो मात्रा हमने देखी है पहले 3 से लेके 2 से लेके 35 दशमलव तक, उनमें से 10% जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या एजुकेशन में जो बच्चे हैं, तो उन सब में 10% बच्चों को ये इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो 10% में से 80% है, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। अ, जो प्रॉब्लम के साथ ये बच्चे बड़े होते हैं, उसमें से 65% जो बच्चे हैं कि वो एडोलेसेंस का जो प्रॉब्लम है, वो एडल्टहुड तक भी प्रोग्रेसिव हो सकता है, थोड़ा सीवियर हो सकता है, या कोई-कोई जो बच्चे हैं वो उसी के साथ भी उनके एडल्टहुड में उनका ग्रोथ होता है। सबसे जो मात्रा है ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की, ये बच्चों में ज्यादा दिखाई देती है लड़कियों के कंपैरिजन में। यानी हर एक 4 लड़के के पीछे 1 लड़की का ये बिहेवियरल डिसऑर्डर की उनको बीमारी दिखाई देती है। और खास करके ये जो अर्बन जगह के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये जो मात्रा है ये रूरल बच्चों से थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में जरा भी बिहेवियरल इश्यूज नहीं रहते हैं, लेकिन अर्बन के भी जो अलग-अलग डिमांड्स रहेंगे, स्ट्रेसेस रहेंगे, उसके कारण ये जो स्टैटिस्टिकल फिगर है, ये थोड़ी बढ़ती है। तो जब भी कभी हम बिहेवियर कहते हैं, तो जैसे हमने देखा कि अगर एनिमल का भी एक पर्पस होता है, तो ह्यूमन बीइंग का भी एक पर्पस होता है कि कोई भी बर्ताव या कृति के पीछे आप ये कृति क्यों कर रहे हैं, उसके कभी हमने सोचा नहीं रहेगा, लेकिन कोई ना कोई तो कारण होता ही है। यानी जब भी हम गुस्सा होते हैं या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या काफी प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन हर एक अपने एक्शन और बर्ताव के पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही होता है। फिर जिस तरीके का हम बिहेवियर हो करते हैं, उसकी एक दिशा रहती है, और वो दिशा का भी उपयोग हम आगे चल के देखेंगे क्या है। और ये भी जो बर्ताव है, ये जब तक सोशल नॉर्म के साथ चलता है, तब तक ये बिहेवियर को नॉर्मल कहा जाता है। यानी समझो अभी आप 35 साल के इंसान हो, लेकिन अगर आप बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं, तो विच इज नॉट एज पर द सोशल नॉर्म। यानी आपको आपकी उम्र के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। तो अगर वो वैसा नहीं है, तो हम वो बिहेवियर को नॉर्मल नहीं कह सकते। जब हम दिशा की बात करते हैं, दिशा यानी कि किसी गोल को लेके हमारा कोई भी बर्ताव है या एक्टिविटी होती है। यानी समझो अगर हम पढ़ाई भी करते हैं या किसी के घर हमको जाना रहता है, तो हम एक दिशा पकड़ लेते हैं। तो अगर जब तक वो दिशा नहीं रहेगी या कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, तो ना तो हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना किसी के घर जा सकते हैं, ना कोई भी जो हमें काम करना है वो कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें रहेगी और उसके साथ अगर कोहेसिव आउटकम रहेगा बिहेवियर का, तो वही वो बच्चे को या इंसान को हम नॉर्मल है ऐसा कह सकते हैं। तो बिहेवियर का 2 ही पार्ट रहेगा, एक तो वो नॉर्मल रहेगा और एब्नॉर्मल रहेगा। उस बीच का कोई भी स्टेट बिहेवियरल के डिसऑर्डर्स में नहीं देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा अभी जानेंगे कि ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, ये किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस बच्चों में दिखाता है। तो बच्चों में आम करके जब कोई भी दिक्कत वो महसूस करते हैं, तो सबसे पहले होता है कि ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या एक्टिविटीज जो भी करते हैं, उनसे वो दूर चले जाते हैं। फिर धीरे-धीरे करके उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, ये कम होने लगता है। तो अगर फ्रेंड्स नहीं है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो बच्चा अपने आप ही अपने खुद के दुनिया में रहना चालू करता है।
तो उसके भी साइड इफेक्ट काफी दिखाई देते हैं। या तो अगर बच्चा काफी सेंसिटिव है तो वो काफी खुद के बारे में सोचेगा, उसको एंजाइटी भी आएगी। अगर वैसा उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो खुद के साथ क्या कर रहा है, तो बहुत बार वो फिजिकल इलनेस के साथ भी बच्चा जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, या उसके जो पेरेंट्स है वो लेके आते हैं। यानी आमतौर पे बच्चों को जब फिजिकल इलनेस होते हैं उसमें वो पेट दर्द की बात करते हैं। यानी समझो किसी क्या स्कूल में किसी टीचर के साथ अगर उसका कुछ तो हो गया है, टीचर ने पनिश किया है, या किसी क्लासमेट ने बुली कर लिया है, तो बच्चा सबसे पहले तो फिजिकल कंप्लेंट, पेट दर्द है या सिर दर्द है, इसी के बारे में तकलीफ बताएगा, और फिर ये सब चीजें करने की अवॉइड करने की कोशिश करेगा। सेकेंड, उनमें बिहेवियरल एक्सप्रेशन दिखता है कि उनके खाने पीने का जो पैटर्न है ये उसमें काफी बदल आ जाता है। और फिर अगर ये चीजें अगर ज्यादा देर तक चली तो हो सकता है कि बच्चे में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी हो सकता है। अगर बहुत ही सेंसिटिविटी हो रही है तो कभी कभी सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी बच्चे में दिखाई देता है, या एडिक्शन की हिस्ट्री भी हमें बच्चों में दिखाई देती है। तो जैसे बिहेवियरल एक्सप्रेशंस है, तो ये इमोशनल लेवल पे भी किस तरीके के एक्सप्रेशंस बच्चे में आ सकते हैं। या तो बच्चा काफी उदास रहना चालू करेगा, रोएगा, किसी बात को लेके वो ज्यादा किरकिर भी करेगा। यानी पेरेंट्स तो हमेशा फिर यही तकलीफ लेके आएंगे कि अरे ये कुछ भी हो तो तुरंत रोना चालू कर देता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं था, उसको जरा सी भी कहा क्या बात बोल देते हैं, फिर उसका रोना चालू हो जाता है, उदासपन चालू हो जाता है। या फिर इसके सामने कभी कभी वो बहुत गुस्से से भी बोल देता है कि ऐसा उसने कभी पहले नहीं किया, लेकिन आजकल बहुत ही ज्यादा गुस्से करने लगा है। अभी बहुत बार ये जो गुस्सा है, ये अनएक्सप्लेन इरिटेबिलिटी है, ये कभी कभी हो सकता है कि एडोलेसेंट का फेज जो आता है उस वक्त भी आ सकती है। लेकिन अगर एडोलेसेंट का फेज नहीं है तो ये इमोशनल डिस्टरबेंसेस का लक्षण हो सकता है। बहुत बार उसमें मूड चेंजेस भी आते हैं, और जैसे बिहेवियर चेंजेस का, कि जैसे एडोलेसेंट बच्चों में काफी डिफरेंस और स्टार्क डिफरेंस समझ में आता है, कि जैसे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं तो उनमें बिहेवियर में भी काफी बदल हमें दिखता है। लेकिन फिर जैसे मैंने पहले कहा कि क्या नॉर्मल है, क्या उम्र के साथ में क्या सही है, और क्या सही वक्त पे हो रहा है, अगर ये हमें पता रहेगा तो फिर हम वो नॉर्मल और एबनॉर्मल का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सब जो है, ये तो एक जनरल बैकग्राउंड हुआ, तो मैं अभी 3 केसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले ये जो केस है, ये एक 7 साल की लड़की है, पहले स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और ये जो है वो ट्वीन भाई बहन है, इन्हें जुड़वा भाई बहन है। और ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट माँ अपने पास लेके आई है। और वो क्या तकलीफ से लेके आई है माँ, कि मेरा जो ट्वीन बच्चा है, लड़का है, वो तो काफी शांत है, लेकिन ये लड़की बहुत ही मस्ती करती है, सुनती नहीं, एक जगह पे बैठती नहीं है। और स्कूल में भी जाएगी तो टीचर से वो पलट के जवाब देगी, किसी का डर नहीं है, किसी को कमांड सुनती नहीं है, डिसिप्लिन तो जरा भी नहीं आती है। और उसके साथ में बच्ची को पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। यानी वो जो बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड पे अल्फाबेट सीखने या सिंपल वर्ड सीखने हैं, ये बच्ची नहीं कर पा रही है। बच्ची जो है ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में भी ज्यादा रहती है। लेकिन और उसके जो पेरेंट्स है, ये दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं। और जब भी पेरेंट्स आते हैं तो फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अभी पेरेंट्स आते हैं मतलब क्या, कि उसके जो पिताजी है, ये कोविड के टाइम से उनका जॉब कहीं और सिटी में है, तो फिर वो ट्रैवलिंग में काफी दिक्कत आती है, तो वो हफ्ते में वीकेंड्स में ही घर आते हैं, तो सैटरडे संडे ही आते हैं। तो फिर बच्चे काफी उनको क्या कहेंगे कि उनके क्लोज जाते हैं, या उनसे बहुत सारी चीजें करवाना चाहते हैं। और फिर माँ को टाइम नहीं मिलता है, तो माँ कहती है कि अरे आप एक हफ्ते भर से आप मुझे भी तो नहीं मिले हैं। तो फिर क्या, तो फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और लेकिन जब भी कभी झगड़ा होता है तो ये जो बच्ची है काफी सहम जाती है, काफी चुपचाप बैठने लगती है। तो अभी यह जो इस तरीके का बिहेवियर है, ये इस तरीके का बिहेवियर डेफिनेटली आपको भी अभी ध्यान में आएगा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है।
तो क्या है उसका प्रॉब्लम, हम किस तरीके से ये प्रॉब्लम को समझेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम समझने के लिए हमने उसका जो लाइफ स्पेस है, यानी बच्चे का किस तरीके का उसका घर में देखभाल होती है, किस तरीके का वो पेरेंटल एटीट्यूड है उनका, पेरेंट का हैंडलिंग है, ये सब हमने उसमें जानने की कोशिश की। तो उस वक्त हमें ऐसी जानकारी मिली कि हालांकि जब पिताजी हैं वो हफ्ते में एक बार घर आते हैं, तो वो काफी गिल्ट में गए हैं। उनका ऐसा है कि 7 साल के ही बच्चे हैं, और ये जो प्रेगनेंसी है ये काफी प्रेशियस प्रेगनेंसी रही है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पहले जो उन्होंने आईवीएफ के जरिए प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश की थी माँ ने, लेकिन वो काफी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो ये काफी थर्ड साइकिल में प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हुई, और माँ को बेड रेस्ट था पूरा 9 महीने तक, और उसके बाद ये ट्विंस हुए हैं। तो ओवरऑल ये जो बच्चे हैं ये पूरे फैमिली के लिए काफी प्रेशियस है। हालांकि कोविड के बाद पेरेंट्स को और खास करके पिताजी को जब दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, तो वो काफी गिल्ट में गए कि मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इतने मुश्किल से तो बच्चे आए हैं। तो जब भी कभी वो घर आते हैं तो बच्चों के लिए कोई ना कोई तो गिफ्ट्स लेते आते हैं, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि ये गिफ्ट्स है। उसी वक्त क्या होता है कि ये जो माँ है, ये माँ उसका भी कोविड के बाद में वर्क फ्रॉम होम मिला है। तो जब फादर आते हैं, तो वो फादर के साथ साथ में मम्मी को भी वो बहुत ज्यादा तकलीफ देते, तकलीफ इन द सेंस कि उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसको काम काज में डिस्टर्ब करते रहेंगे। हालांकि ये बच्चे जब क्रेश में जाते हैं, यानी जब उनका वीक डेज रहते हैं तभी वो क्रेश में जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो स्कूल टीचर बोलती है कि अरे नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, काफी समझदार बच्चे हैं आपके, लेकिन घर में उनका काफी उल्टा होता है। तो ये जो बच्चे हैं उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस हमने किया है एडीएचडी विथ ओडीडी। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विथ अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें जैसे कि हमने देखा है कि हाइपर एक्टिविटी, ज्यादा कूदना, एक जगह पे नहीं ये ठीकना, इम्पल्सिविटी आना, ये सब ये जो कॉमन सिम्टम जो है हाइपर एक्टिविटी के होते हैं। और ये जो एक्टिविटी है ये 3 से 5% कॉमन प्रिवेलेंस है उसका। और ये एक्टिविटी में बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, या फिर वो काफी इम्पल्सिवली किसी चीज मतलब एक्ट करेंगे कि अभी शांत बैठा है, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करेगा वो प्रेडिक्ट आप भी नहीं कर सकते। और बच्चा कुछ भी तोड़फोड़ करके वो उसका जो चीजों से वो आनंद लेना है वो आनंद ले सकता है। और जैसे हाइपर एक्टिविटी मैंने कहा कि एक जगह पे मैं नहीं बैठते हैं। इन अटेंशन के कारण क्या होता है कि ये बच्चे किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते, यानी पढ़ाई हो या कोई भी उनको क्राफ्ट का काम दिया है या कोई भी काम किया दिया है, वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनमें एक्टिविटी ज्यादा होती है, चंचलता ज्यादा होती है। इसीलिए ये बच्ची में भी अपने को हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दिख रही है। और इम्पल्सिव है कि ये जो बच्चे हैं ये काफी एक्सट्रीमली रैश हो जाते हैं, किसी के बारे में सोच के कुछ बिहेवियर नहीं करेंगे, काफी इम्पेशेंट होते हैं। यानी समझो अगर स्कूल में टीचर ने कुछ सवाल पूछा तो भले उनको जवाब पूरा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले उनका हाथ ऊपर रहेगा, एज इफ कि वो सब कुछ जानते हैं। तो इन सब तरह के लक्षण ये बच्चे में भी दिखाई देते हैं। अगर आप ये इलनेस एडीएचडी क्या है अगर ये जानने का कोशिश करोगे, तो उसमें ये जो न्यूरोनल सर्किट्स है उसमें ही जो कनेक्टिविटी है वो काफी कम दिखाई देती है। यानी हम सब जानते हैं कि हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं, तो ब्रेन के जितने सारे पार्ट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन होना काफी जरूरी होता है। लेकिन ये जो न्यूरनल नेटवर्क है या जो स्ट्राइटल नेटवर्क है उसमें काफी लूजनेस रहता है या कनेक्टिविटी कम रहती है। और उसके साथ में ऐसे भी ध्यान आया है कि इन बच्चों का जो ब्रेन साइज है ये बहुत कम होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो ये केस में बिहेवियर भी है और फिर ब्रेन रिलेटेड स्ट्रक्चर में भी दिक्कत है। तो हम ये होम्योपैथी से हम उसको किस तरीके से ये करेंगे। तो जब हम बच्चों की केसेस लेते हैं तो दीज आर द चैलेंजेस द एवरी होम्योपैथ माइट हैव फेस्ड, कि ये जो बच्चा बिहेवियर लेके आया है कि ये उसका स्टेट है
या बच्चे का डिस्पोजिशन ही ऐसा है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट, मतलब क्या कहेंगे, स्टेट है बिहेवियर का। साथ में जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी उम्र के हिसाब से अगर उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो जो बच्चों में जो इन्फॉर्मेशन हमें इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की मिलनी चाहिए, ये बहुत बार नहीं मिलती है। अगर पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर नहीं रहेगी तो हमें जो क्रॉस सेक्शनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री मिलती है, उसी से फिर हमको वो सोचना पड़ता है कि किस तरीके का ये डिसऑर्डर रहेगी। बहुत बार ऐसे होते हैं कि अगर पेरेंट्स घर में नहीं रहेंगे तो कोई तो केयर टेकर रहेगी, या ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी रहेंगे। तो उन्हीं को ये सब पता नहीं रहता है, तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिलने में काफी दिक्कत आती है। तो उसके साथ में भी जो हम केस टेकिंग करते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, तो हमें उतना समय मिलता है कि नहीं, कि जहां से हम उसका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, चीफ कंप्लेंट, बच्चे का स्वभाव क्या है, किस तरीके का फैमिली डायनामिक है, ये सब इतना डिटेल में इंक्वायरी करने को हमें टाइम मिलता है कि नहीं, ये थोड़ा उसके कारण भी दिक्कत आ सकती है। At the same time, being a homeopath, whether we are aware of what obstacles are going to come in the terms of miasmatic load. And the most important part is ki how we are going to manage these cases, because this case is of a neuropsychiatric dimension. So how we are going to handle this case, और ये illness में हम क्या सही करने वाले हैं, whether we are going to change the brain size and shape, size, whether we are going to improve the neuronal network, or whether we are going to develop some kind of a added function। तो ये सब अगर मैनेजमेंट के इश्यूज है तो एज अ होम्योपैथ हमें काफी इन चीजों के बारे में नॉलेज पाना बहुत जरूरी होता है। कमिंग बैक टू दिस केस, तो ये केस में हमने जो लाइफ स्पेस इंक्वायरी की और जो प्रॉब्लम समझा है, तो हमें ऐसे ध्यान में आया है कि ये जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जब पिताजी नहीं रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ में। उसी के कारण बच्चे जब क्रेश में जाते हैं तो बहुत शांत रहते हैं, और घर में आते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है। लेकिन ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका एक अलग आइडिया है। यानी जैसे हर एक जनरेशन के साथ में होता है कि वो जो प्रीवियस जनरेशन के साथ उनका झगड़ा होता ही रहता है। उनका कुछ भी, अगर समझो ये जो पिताजी है बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं, तो फिर वो उसके लिए भी उनका ऑब्जेक्शन है कि क्या जरूरत है हर वक्त पे गिफ्ट लाने की, चॉकलेट्स लाने की और चीजें लाने की। तो लेकिन ये जो फादर का जो क्वालिटी टाइम या गिल्ट है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब भी कभी ये झगड़े, यानी पेरेंट्स के तो होते ही है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के भी झगड़े बच्चों ने देखे हैं। तो ये बच्चे जो है उनको पता चल गया है कि अभी ये जो है, इनको खुद को ही मालूम नहीं है कि हमको किस तरीके से बड़ा करना है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ये जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने, या काफी बार ऐसे होता है कि बच्चे एडवांटेज लेते ही है। उनको पता रहता है कि ये झगड़ने ही वाले हैं। तो ये जब बात हमने समझ ली कि बाबा इन दोनों कपल्स में, यानी दादा दादी का कपल और पेरेंट्स का कपल, उनमें एक क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है सोचने की, कि इस तरीके से ही बच्चों को डेवलप करना है या उनको बड़ा करना है। तो जब हमने ये जाना कि पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में कम्युनिकेशन ही नहीं है, पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम का काफी कंसर्न है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस का बहुत कंसर्न है, एंड देर वाज नो वन रूल इन द फैमिली। तो जब हमने ये सब जो है हमारा एनालिसिस उनको बताया, तो उनको ध्यान में आया, देन दे स्टार्टेड रिलेटिंग विद देयर मेनी एक्सपीरियंसेस, कि जिस टाइम पे फादर ने कुछ बोला तो बच्चों ने ऐसा किया, ग्रैंड पेरेंट्स ने ये किया तो ऐसा किया। सो व्हेन दिस इनसाइट केम, द ग्रेजुअली द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स स्टार्टेड चेंजिंग देयर बिहेवियर। सो खाली ये प्रॉब्लम का अवेयरनेस देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट, सॉरी, इज नॉट अ ओनली ट्रीटमेंट। ये जो बच्चे है उसका हाइपर एक्टिविटी भी हमको ठीक करना है, या उसके लिए भी कुछ तो करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि न्यूरल सर्किट में प्रॉब्लम है, ब्रेन साइज में प्रॉब्लम है। तो फिर हमने जो कोई भी बच्चे का केस लिया था, उसमें से एक टोटलिटी इरेक्ट की। ये जो बच्चे थी,
कि ये काफी जल्दी गुस्सा हो जाती थी, यानी कोई भी अगर उसको कुछ बोल देता था तो तुरंत वो गुस्सा हो जाती थी। उसको काफी वो गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। अ, उसका जो भाई था वो काफी शांत था, लेकिन अगर भाई को कुछ अच्छा भी बोल देते तो उसमें काफी जेलसी आ जाती थी। शी वो ऑलवेज वांट वुड लाइक टू प्ले विद द वाटर्स। घोस्ट के बारे में सपने देखती थी, और उसको फिश मिल्क इन तेरे फिजिकल जनरल्स भी थे। तो ये जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे, हमने उसका टोटेलिटी लिया, रेपर्टराइजेशन किया, और ये सब रेमेडी आए। और ये केस में हमने सिलिका, वी स्टार्टेड विद द 30 potency infrequent doses and gradually we step up to a 201 powder weekly. So within a few weeks we started realizing that there is a change we are able to see in the behavior of the girl. यानी सबसे पहले तो उसका रेस्टलेसनेस कम हुआ, कि जो एक जगह पे कभी बैठती नहीं थी, वो उसका पहले 5 मिनट से चालू हुआ बैठने का जो पीरियड है, और धीरे धीरे करके वो पीरियड थोड़ा बड़ा होने लगा। फिर उसका गुस्सा कम हुआ, उसकी जेलसी कम होगी, और इवेंचुअली जैसे उम्र भी बढ़ती गई तो ये सब भी जो है मैच्योरिटी बच्चे में धीरे धीरे करके आ गई। तो ये रहा ये केस का फॉलो। तो हमने क्या सीखा ये केस में, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमने सीखा कि ये केस को हम कैसे एक्सप्लोर करें, इसका जो प्रॉब्लम है ये कैसे समझे। तो ये सब समझने के लिए हमको जो फैमिली का सिचुएशन है और उन फैमिली के मेंबर्स में किस तरीके का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये हमें समझना पड़ा। फिर क्या स्ट्रेसेस ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिकॉज जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हर एक का एक रोल रहता है, और हर एक के वो रोल के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। तो हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि अरे जब तक तुम हमारे रोल में ना जाओ या हमारी उम्र के नहीं होंगे तो तुमको ये सब समझेगा नहीं कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर ये हमें अवेयरनेस रहेगी कि ये जो स्ट्रेसेस जॉइंट फैमिली में होते हैं या हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये भी बच्चों में किस तरीके का एक बिहेवियरल डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर समझो अगर घर में इसी माहौल को अगर ठीक से हैंडल नहीं किया, तो यही माहौल है काफी टॉक्सिक हो जाता है बच्चों के लिए, और वो बच्चों का बिहेवियर भी अल्टर करने लगता है। और बच्चों का भी ये जो नॉलेज है, तो ये जब अगर हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में अगर काफी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके के बच्चे में ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये नॉलेज के साथ अगर हम एनवायरनमेंट भी कंपेयर करेंगे तो ये सब हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये जो जनरली बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, तो हमने 4 क्लिनिकल कंडीशंस तो देख ही लिए, लेकिन उसके अलावा बहुत बार जो ये होता है, ये हेल्दी रिस्पॉन्सेस भी होता है। हेल्दी रिस्पॉन्सेस यानी कि माँ पेरेंट्स ने कुछ तो बोल दिया और फिर वो रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स उसको समझाते हैं बच्चा समझ जाता है। दे कैन बी ऑफ अ रिएक्टिव डिसऑर्डर, there could be a developmental deviation, psychoneurotic disorder, personality disorder, psychotic, psychopath, physiological, brain syndromes, mental retardation and other disorders. So ये सब clinical condition में भी इस तरीके के behavioral expressions आप देख सकते हैं। अभी हम दूसरा केस स्टडी करेंगे। ये हमने कोविड के टाइम पे लिया था, और ये टेलीफोन से लिया गया था। ये जो ये भी बच्ची 9 साल की है, और ये हमारे पास आई एक्सेसिव फियर लेके कि फादर विल गेट अ कोरोना इन्फेक्शन एंड ही विल बी टेकन अवे। और उसके कारण फिर ये बच्ची है कि पढ़ाई नहीं कर पाती है, और बहुत जल्दी स्टार्टल हो जाती है, यानी सहम जाती है। तो ये तकलीफ लेके आया, और उसके साथ में उसको एक एडेड सिम्टम आया कि ये बच्ची रात में पेशाब करने लगी। अभी 9 साल की बच्ची है, उसका तब तक ये ब्लैडर अचीवमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसको 9 साल में ये रात में इनवॉलेंटरी एपिसोड हुआ। ये ना तो कुछ तो पेन हुआ, अर्जेंसी नहीं थी, बुखार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सब उसको एक बार हो गया था, यानी जब वो डर गई थी तभी। तो हमने वापस उसको भी जो उसका पूरा फैमिली एनवायरनमेंट है, कोविड था तो किस तरीके का फैमिली एनवायरनमेंट है ये हमने जानने की कोशिश की।
तो हमें ऐसे समझा कि उसके जो पिताजी है 38 साल के हैं और वो मेडिकल शॉप रन करते हैं। और कोविड में तो काफी उनका बिजी शेड्यूल चल रहा था। उसकी माँ भी है, वो भी पिताजी को फार्मेसी में हेल्प करती है, उसके साथ में माँ कॉलेज में भी पढ़ाती है। उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्ड है, यानी कुछ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। ये जो लड़की है, जब पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं तो उसके भी वापस दादा दादी उसको संभालते हैं। लेकिन कोविड चालू होने के पहले या लॉकडाउन डिक्लेयर होने के पहले ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो आउट ऑफ इंडिया गए थे और फिर वो कोविड के कारण वो आ नहीं पाए हैं। ये बच्ची अकेले ही घर में रहती थी, तो भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझदार बच्चे की तरह वो रहती थी। एक बार क्या हुआ कि उनके जो नेबर थे, दे वन ऑफ द नेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। फिर एम्बुलेंस लेने के लिए आई, एंड दिस वाज वेरी इंटेंस सीन, एवरीवेयर यू माइट हैव सीन दिस सीन, कि अगर किसी पेशेंट को एम्बुलेंस से उस वक्त लेके जाते थे तो लोगों का काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, रोना चालू हो जाता था, एज इफ कि दिस पेशेंट इज नॉट गोइंग टू कम। एंड दिस पेशेंट हैज विटनेस दिस एंटायर सिनेरियो एंड शी गॉट फ्राइटेंड कि अभी ये सब क्या हो रहा है। फिर जब उसको पता चला कि ये कोई बुजुर्ग है, यानी उसके पापा के उम्र के है, तो सबसे पहले टी अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा आप जल्दी आ जाओ, और नेबर में यानी नेबरहुड में ऐसा ऐसा हुआ है करके। पापा उसको एश्योर करते हैं, बच्ची फिर फोन रख देती है। पापा आते भी है, लेकिन ये बच्ची रात भर वो उसके ही बारे में सोचती रहती है। फिर रात को उसको बुखार आता है और वो पेशाब का जो एन्यूरेसिस का एपिसोड है ये चालू होता है। और ये जो है ये उसको दवाई भी सब चालू करते हैं, उसके बावजूद भी ना उसका बुखार कम होता है, ना उसका यूरिनेशन का एपिसोड यानी एन्यूरेसिस का एपिसोड रुकता है। तो फिर बीइंग फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड वो सब यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डायग्नोसिस किया है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस ड्यू टू एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन ड्यू टू फियर। सो ये केस में हमने क्या समझा? तो ये केस में हमने समझ में आया कि अगर बच्ची का अगर माइंड रिलेटेड अगर देखते हैं तो वो काफी सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। साथ में पैथोलॉजी भी है और एलिमेंट फैक्टर भी है, और क्लासिकल मॉडलिटीज भी आए हैं। यानी एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट अगर हम ये रूब्रिक लेते हैं और उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम लोग कौन सी रेमेडी की भी बात कर रहे हैं। तो ये केस में रेमेडी भी समझ में आई, और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल फैक्टर, क्योंकि घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्ची आराम से घर में रह रही थी, उसको किसी बात को लेके दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो डर उसने परसीव किया, तो वो डर के कारण ये सब उसको जो तकलीफ है ये चालू हुई। सो दैट वाज अ एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। तो हमने ये बच्ची का भी टोटलिटी किया, जैसे एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट है, स्टार्टल एज नॉइज एंड इनवॉलंटरी यूरिनेशन, ये तीन रुब्रिक को ही हमने रेपर्टराइज किया। एंड प्रोबेबली यू आल्सो हैव गेस्ड द रेमेडी, इट वाज ओपीएम। एंड इफ यू स्टडी द मटेरिया मेडिका ऑफ ओपीएम फ्रॉम द फाटक मटेरिया मेडिका, सो दे आर क्लियरली मेंशन कि देयर आर इल इफेक्ट्स ऑफ फियर फ्राइट। साथ में ये बच्ची का ससेप्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी हाई था करके हमने उसको एक डोज ही ओपीएम का दिया, 1 ml। और उसके बाद नेक्स्ट डे से उसका बुखार और जो एन्यूरिसिस का कंप्लेंट था ये पूरी तरीके से रुक गया। तो ये जो सेकंड केस से हमने क्या सीखा कि हमें सोशल फैक्टर का अवेयरनेस अगर होता है और ये किस तरीके को इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इलनेस, हाउ दिस सोशल फैक्टर इज गोइंग टू अफेक्ट द साइकी ऑफ अ जनरल पीपल स्पेशली चिल्ड्रन, तो हम काफी क्लोज रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये जो रिएक्शन है इट इज नॉट एक्चुअली अ डिसीज पर से। तो ये जो रिएक्शन है ये इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर और गोइंग टू बी रिमेन एज अ डिसऑर्डर और अ डिसीज इन द फ्यूचर। तो ये जैसे ही जो डर है या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इफ यू एबल टू टेक केयर ऑफ इट, दिस सिम्टम्स आर going to take care of. At the same time, even with the telephonic information or a telephonic communication, उस वक्त काफी सब होम्योपैथी के डॉक्टर्स के लिए काफी अच्छा वरदान साबित हुई, और बहुत लोगों का प्रैक्टिस उसके कारण काफी अच्छी तरीके से लोगों को होम्योपैथी की दवाई मिलने में फायदा हुआ है।
ये मैं तीसरी केस प्रेजेंट कर रही हूँ। ये केस का नाम ही मैंने नीलपरी दिया है। ये जो बच्ची है, ये 7 साल की बच्ची है, ये नर्सरी में पढ़ रही है। ये जो बच्ची के पेरेंट्स है, ये चाइल्ड साइकेट्री ओपीडी में आए। तो उस वक्त जो बच्ची जो है, जो 3 साल की थी, तभी उसको डायग्नोस किया गया था एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो 3 साल से लेके 7 साल तक उन्होंने अलग अलग थेरेपीज ली, अलग अलग डॉक्टर्स के या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास या चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन के पास वो जाके आए। लेकिन कोई किसी भी तरीके से ये बच्ची का जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, ये ठीक नहीं हुआ। अभी वो क्या होता है, हम आगे देखेंगे। तो जब वो होम्योपैथी के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनका ये था कि कुछ भी स्पीच थेरेपी से या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं है, तो होम्योपैथी कुछ कर सकती है क्या। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों में जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, ये अगर किसी भी मॉडर्न मेडिसिन या किसी भी एंसिलरी मेजर्स से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद एज अ लास्ट ऑप्शन करके होम्योपैथी की यहाँ बहुत सारे बच्चों का केसेस आता है। और पेरेंट का मेनली कंसर्न क्या था, हमने तो सब कुछ कर लिया है, ये बच्ची जो है ठीक से बोलती नहीं है, कुछ वर्ड्स ही बोलती है, 7 साल की बच्ची है। और जो वर्ड्स भी बोलती है वो वही रिपीटेड रहते हैं। जो हम उसको सवाल पूछते हैं, उसका जवाब भी वो दे नहीं पाती है। हालांकि उसकी याददाश्त भी बहुत पुअर है। जो कोई भी स्कूल में सिखाया जाता है, वो जल्दी सीखती नहीं है, भूल जाती है। और फिर और कहीं वो पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने नहीं आती, किसी सोशल फंक्शन में नहीं आती है। और 7 साल की होने के बावजूद भी ये बच्ची ने अभी भी ब्लैडर और बॉयल पे कंट्रोल नहीं पाया है। एंड शी वॉज ट्रेन्ड फॉर दैट, बट स्टिल द चाइल्ड हैज नॉट लर्न। और उसके साथ में वो उसके जो हम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ में भी वो नहीं ज्यादा खेल पाती है और बहुत ही मूडी है। तो ये जो पेरेंटल कंसर्न पेरेंट्स के उन्होंने जाहिर किया है। तो बच्ची जब हमारे पास आई, तो हमने जो ऑब्जर्व किए हैं, ये ऑब्जर्वेशंस को भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो बच्ची थी, ये पूरा ब्लू कलर का, मतलब क्या, उसका ड्रेस ब्लू कलर का था, उसके शूज ब्लू कलर के थे, छोटा सा पर्स जो साथ में लेके चल रही थी वो ब्लू कलर का ही था, हेयर बैंड जो उसने पहना था वो भी ब्लू कलर का था। तो इसीलिए मैंने उसका नाम लिम्परी दिया था। और उसने माँ ने भी ये बहुत प्राउडली कहा कि ये बच्ची को ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगता है। यानी हम किसी भी शॉप में जाएंगे तो बच्ची ब्लू कलर के अलावा कुछ लेगी नहीं, ये उनका काफी ये होता है। तो मेनली उनका बिहेवियर क्या था, और जो हमने भी नोटिस किया ओपीडी में, कि ये बच्ची किसी के साथ भी बात करने से बहुत कतराती है, बहुत रेजिस्ट करती है। अगर फोर्स करेंगे या पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो दांत एकदम ऐसे क्लिंच कर देती है, यानी एज इफ कि आप मुझे फोर्स मत करो, मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। और इस तरीके का उसका रिएक्शन सब जगह पे आता है। तो अभी ये सब जो है कि बच्ची जब पहले उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, तब उसका डायग्नोसिस एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर था। अभी 7 साल की है, तो अभी उसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने उसके जो कोई भी सिम्टम्स थे, उनको हमने कोनेशन, कॉग्निशन और अफेक्ट में कैटेगराइज किया। अभी फिर ध्यान में आया है कि बच्चे का स्पीच में प्रॉब्लम है, उसके इमोशंस में प्रॉब्लम है, कि बहुत रिजर्व्ड है, गुस्सा कर लेती है, इरिटेबल है, और इरिटेबल जो हो जाती है तो दांतों को अच्छी तरीके से चबा लेती। एट द सेम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व कि दिस गर्ल हैज अ पुअर आई कांटेक्ट, सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, रिपीटेटिव बिहेवियर है। यानी जो जैसे पहले कहा कि उसको कुछ ही वर्ड्स बोलती है और वही वर्ड वो बार बार रिपीट भी करती है। किसी से वो शेक हैंड करने से भी बहुत डरती है, और कोई भी आवाज है वो आवाज के कारण बहुत ही डर जाती है। तो ये 3 साल से लेके 7 साल का जब ये डिसीज का इवोल्यूशन हुआ है, तो शी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगेन इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो उसमें बच्चे का फिजिकल ग्रोथ है, ये काफी अच्छे तरीके से होता है। कभी कभी उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे में इस तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि बच्चे में काफी सारे सिम्टम्स थे, कि इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं, बच्चे का बिहेवियर देखा है, बच्चे के फिजिकल जनरल भी देखे हैं।
तो इनमें हम टोटलिटी कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो सिम्टम्स है, कुछ डिसीज के सिम्टम्स है और कुछ डिस्पोजिशन के सिम्टम्स है। तो जब हम ये सेपरेट करते हैं तो फिर एक अलग टोटलिटी बनती है। तो ये जो है कि जो टोटलिटी बनाई है उसमें ये 4-5 ही सिम्टम्स आए हैं कि जिसमें बच्चे का डिस्पोजिशन खुल के आता है। यानी अगर आप ऑटिज्म के बच्चे देखेंगे तो सब कोई जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन पे गुस्सा नहीं होंगे। सब बच्चे टीथ ऐसा क्लिंच नहीं करेंगे। ये बच्ची को खास करके वो जब भी कभी दूध पीती थी उसके जीआईटी कंप्लेंट्स आते थे, थंब सकिंग होता था, बावेल और ब्लैडर कंट्रोल नहीं था। तो जब हमने उसका रेपर्टरियल टोटलिटी बना के ये रेपर्टराइजेशन किया तो इतने सारे ये ड्रग्स आ रहे हैं। तो अभी ये जो नाइट्रम्यूर है, कलकिरिया, फॉस्फोरिस है, तो हम ये किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना और हालांकि काफी ऑब्जर्वेशन सिम्टम ज्यादा है, डिसीज सिम्टम ज्यादा है, तो हम किस तरीके से ये जो पहले ड्रग्स है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट इज द हाईलाइट और व्हाट इज द कोर इन दिस केस वाज एंगर एंड द एंगर्स एक्सप्रेशंस। तो हमने कलकिरिया का और नेक्स्ट चैमोमिला जो काफी एंगर के रिलेटेड इसमें आता है, हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। तो कलकिरिया काप का मेन जो कोर है, दे ऑलवेज वांट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, और उनका जो फिजिकल ग्रोथ भी देखेंगे ये काफी स्लो होता है। यानी मेंटली और फिजिकली भी वो जो आमतौर पे जब बच्चों का ग्रोथ में कभी स्पर्ट्स दिखते हैं या कभी ये दिखते हैं, यानी जो नॉर्मल उस तरीके से होना चाहिए, तो वैसे वो कलकिरिया काप के बच्चों में नहीं आता है। और ये जो चीजें है कि वो बहुत बार खुद करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उनको डिस्टर्ब करते हो तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ये जो कलकिरिया काप बच्चे रहते हैं ये कभी भी वायलेंस थ्रो नहीं करेंगे, वो खाली टेम्पर टैंट्रम थ्रो करते हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम चामोमिला एज अ रेमेडी देखेंगे, तो चामोमिला के बच्चे बहुत ही ओवर सेंसिटिव रहते हैं। यानी इम्पेशेंट रहेंगे, क्वारलसम रहेंगे, अगर आप उनको कुछ भी पूछेंगे तो स्नैपिशली वो आपको जवाब देंगे, या बहुत बार ऐसे होता है वो जवाब देंगे ही नहीं। और फिर बच्चा इतना रोएगा कि उसको कैरी ही करना पड़ता है, और वो रोएगा भी, वो भी ऐसा पीटीएस मॉर्निंग उसका रहेगा, और तभी उसको किसी ने टच नहीं करना चाहिए, ऐसा कैमोमिला का पिक्चर रहता है। लेकिन जब हम नाइट्रम म्यूर देखते हैं या नाइट्रम म्यूर का कोई भी ग्रुप का मिनरल स्टडी करते हैं, तो हमें एक कॉमन थीम दिखाई देती है, एक रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप और ट्रस्ट, यानी द चाइल्ड विल हैव very one-to-one relationship with the care figure, and he will have trust only with that care figure. तो ये जो है नाइट्रम म्यूर के पर्सनालिटीज रहेंगे, वो भी काफी हाइपर सेंसिटिव रहेंगे, हर्ट रहेंगे, जल्दी एम्बेरस भी हो जाते हैं, वो रिजर्व रहेंगे, नॉइज से भी उनको तकलीफ होती है, कोई भी एक्सटर्नल इम्प्रेशन रहेगा उससे तकलीफ हो जाती है। और जब हमने अलग अलग मिनरल भी नाइट्रम के स्टडी किए तो उसमें ध्यान में आया कि नाइट्रम का ये सब फीचर भी कवर करता है, और साथ में मिल्क, जेआईटी कंप्लेंट एग्रीवेशन विथ मिल्क, ये काफी स्ट्रांगली कवर्ड करता है। तो हमने ये बच्ची को नाइट्रम का 201 पैकेट से चालू किया, एंड इवेंचुअली दिस गर्ल, शी स्टार्टेड स्पीकिंग sentences, शॉर्ट sentences, लॉन्ग। फिर उसको नॉर्मल स्कूल में अलाउ किया जाने के लिए, और धीरे धीरे करके उसके सब जो इम्प्रूवमेंट है अलग अलग पैरामीटर्स के आए थे। तो ये जो हमने 3 स्टडी किए, तो व्हाट स्कोप ऑफ होम्योपैथी वी आर एबल टू सी, कि जो कोई भी फंक्शनल डिसीजेस रहते हैं, तो अगर उनका ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी अगर राइटली हम एड्रेस करते हैं तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। अगर क्लिनिकल कंडीशंस, अगर वी आर वेरी वेल अवेल ऑफ नॉलेज ऑफ डिसीजेस, स्टेज ऑफ इलनेसेस एट विच द चाइल्ड इज ब्रॉट टू अस, सो अगेन दैट विल बी टेकन गुड केयर विद द होम्योपैथी। और अगर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या बिहेवियर जो है ये डेवलपमेंटल इशू के कारण आ रहा है, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं, कॉमन एक्सप्रेशंस आते हैं, इसके बारे में अगर हम बराबर से डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो होम्योपैथी से काफी जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है।
तो जो हमने शुरुआत की थी कि वेदर द बिहेवियर वी थिंक, फील और वी एक्ट, तो ये तीनों केसेस का अगर आप वापस ये थोड़ा रीस्टडी करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब हम सोचना चालू करते हैं तो किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी ये जो 3 केसेस हमने किए हैं उसके ओवरऑल चैलेंजेस भी क्या आते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस आते हैं होम्योपैथिक अप्रोच में, क्योंकि डिफाइनिंग डायमेंशन इज इटसेल्फ इज अ चैलेंज। कि जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि अगर वो फंक्शनल है, क्लिनिकल या डेवलपमेंटल है, अगर हम वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो काफी फायदा साबित हो सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉज, ये हनेमन ऑल्सो हैज स्ट्रेस ऑन द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द इलनेसेस। प्रीडिस्पोज क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेटिंग क्या है, मेंटेनिंग क्या है, या उसके साथ में मैथमेटिक बैकग्राउंड भी क्या है, अगर है हम उसका भी जिक्र करते हैं या अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सो दैट हेल्प अस इन ट्रीटिंग द केस। फंक्शनल स्टेटस, eliciting the characteristic as I mentioned, and the psychology, psychosocial stresses. तो ये सब challenges हमें overcome करने होंगे। और क्या challenges आते हैं ट्रीटमेंट में? बहुत बार ऐसे देखा है कि ये जो बच्चों में मतलब ऐसा कहा गया है कि बच्चे भगवान की देन है और काफी भगवान का स्वरूप उनमें देखता है। तो फिर बच्चों में इतना प्रॉब्लम कहाँ से आता है, क्यों आता है? तो ऐसे भी कहा गया है कि देर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन विदाउट देयर बीइंग प्रॉब्लम पेरेंट्स, प्रॉब्लम टीचर्स और अ प्रॉब्लमेटिक सोशल स्ट्रक्चर। I think you should pay attention to all the cases, and this is a very important concept which I am bringing here, and this will help you even in taking your cases in your clinic. तो ये अगर हम चैलेंजेस काफी अच्छी तरीके से लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो काफी स्कोप अच्छा आता है। और ये शायद यही प्रोफेशनलिज्म हमें आगे होम्योपैथी को ले सकता है। So what is the conclusion, the overall conclusion of the today's presentation? So understanding the classification of a behavioral disorder is very, very important. Comprehensive problem definition is must for deciding approach. A careful assessment of family social background in a holistic management is very much necessary. And the homeopathy treatment has a widespread utility in the variety of behavioral disorder. I would like to thank Mridul Sahani sir, uh, our trustee, our principal sir, our residents, and I'm very much grateful to the institute I belong to. Thank you. I will take a stop over here. If you have any questions, we can start with the question and answer sessions. Hello. Yes, ma'am. Actually, I'm just waiting for the questions. Right Yeah. now, there are no questions coming up. Did I finish in right time? Yes, ma'am. You finished before time. We generally wind up at 8:30. So yes. After it's 8:25. Have 5 minutes Yeah, for yeah, question answers. Yeah. yeah, yeah. Okay, so just people are complimenting. Good session it was. And Can I stop share now? yes, ma'am. You can stop your screen sharing. Hmm. Um, Tariq Zubair asked for the summary of lecture. Summary of lecture means what is expected to do? I don't know. Another question is autism cases. Just they have written autism cases. What they are interested in knowing about autism cases. Is it a That's presentation, not the management strategies? that's not actually specified. Only they have written autism cases. That's it. Okay, somebody has asked theme of lecture. Theme? It was the scope of homeopathy. Yes. स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन बिहेवियरल डिसऑर्डर, यानी बिहेवियरल डिसऑर्डर में होम्योपैथी की उपयुक्तता। Mhm. तो ये जो 3 केसेस मैंने किए हैं, ये अलग अलग इसमें क्या होम्योपैथी का स्कोप रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो हम अलग अलग रेमेडीज ट्राई करते रहते हैं, रिस्पॉन्स कभी आता है कभी नहीं आता है। लेकिन अगर हम एक क्या बोलते पर्टिकुलर एंगल से या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जाएंगे
तो ये काफी आसान हो जाता है होम्योपैथ्स के लिए। Ma'am, there's one more question कि how do we treat autism like child is delayed in development milestone, like homeopathic medicine in autism cases? यस, Mostly they are asking about homeopathy and autism, so करेक्ट करेक्ट। little. सी जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म के बच्चे जो है उनमें डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये काफी नॉर्मल भी हो सकता है। यानी जैसे अगर हम सीपी चिल्ड्रन में या मेंटली रिटार्डेड बच्चों में ऐसे दिखने को वो वी कैन कि these children are special children and they are not normal children। लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं कि जिसमें पेशेंट का आईक्यू या फिर एक ईजा करके टेस्ट है या कार्स करके एक टेस्ट है, जिसमें ऑटिज्म रेटिंग स्केल जिसको कहा जाता है, वो टेस्ट अगर हम करते हैं तो फिर ये बच्चे में ऑटिज्म है कंफर्म हो जाता है। और सिंस इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर एक्यूरेट रेमेडी रहेगी तो जो कार्स का स्कोर है या ईजा का स्कोर, ईजा यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑटिज्म, इंडियन स्केल ऑफ ऑटिज्म असेसमेंट, तो ये स्केल भी इम्प्रूवमेंट दिखाता है कि पहले कितना स्कोर था, अभी कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो फिर उस हिसाब से वो एक ऑब्जेक्टिव मेजर भी हो जाता है ट्रीटमेंट का प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करने के लिए। Okay, and okay, fine. Dr. Ram Pravesh has said, thank you, Dr. Sunita Madam. Very nice presentation, dynamic lectures, excellent session. There is one more question. Does treatment of parents become necessary to bring total improvement in child's behavioral problems? See, that Treatment will of depend. Na? Treatment means what you are talking of. Whether you are talking of a counseling is also a part of treatment. तो अगर जैसे फंक्शनल डिसऑर्डर है, तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या है कि स्लाइट करेक्शन इज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट समथिंग मेजर इज एक्सपेक्टेड फॉर पेरेंट्स टू चेंज। जैसे मैंने फर्स्ट केस में डेमो किया है कि फैमिली में एक रूल ही नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, उनमें काफी एक मेल जोल ही नहीं है, तो बच्चे तो है वो काफी उसका फायदा उठाने ही वाले हैं। तो अगर ये भी हम उनको बता देते हैं तो वो भी एक ट्रीटमेंट ही है ना, इट्स अ काइंड ऑफ काउंसलिंग टू द पेरेंट्स। अगर फिजिकल इलनेस है तो डेफिनेटली दे शुड बी ट्रीटेड। काउंसलिंग यानी ये ये जो एडवाइस भी हम देते हैं ना, उसको काउंसलिंग कहते हैं। यानी होम्योपैथ तो काफी आम तरीके से और काफी माहिर होते हैं काउंसलिंग देने में, तो उसको साइकियाट्री के लैंग्वेज में या साइकोलॉजी के लैंग्वेज में काउंसलिंग बोलते हैं। और जो थेरेपी होती है वो साइकोथेरेपी होती है, कि जो डिप्रेशन में देते हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जिसमें कुछ बिहेवियरल करेक्शंस करने रहते हैं, तो उसमें जो थेरेपी दी जाती है वो साइकोथेरेपी होती है। यानी कोई भी एडवाइस आप पेरेंट्स को करते हो कि जिसके कारण पेरेंट्स में भी बदलाव आए और बच्चे में भी बदलाव आए, तो उसको काउंसलिंग कहेंगे। Thank you so much, ma'am. I hope everybody's queries have been answered, and you really took a lot of efforts to answer everybody. So thank you so much, and the presentation was really very nice and very informative. So now I'm handing over the next session to Dr. Dhanesh. Sir, over to you. So I can log out. Yes, ma'am, you can log out, or Thank you can you. join the next English session also. So it's from 8:30 to 9:30. So you can stay or remain connected. Dr. Dhanesh will Okay, be the okay, host. okay, okay, Yes, ma'am. okay. I'll do that. Okay. Thank you. Thanks for your patient listening as well. Thank you, Thank you, Vaishnavi. ma'am. Vaishnavi, Thank yeah. you. Thank you, ma'am.